हेलो दोस्तों, आप सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरकार। सरकार सरकार का काम, यानी सरकार क्या है, सरकार का काम क्या है, और ये हम पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर में एनसीईआरटी, क्लास 9 के चैप्टर में चुनाव, क्लास 10 में राजनीतिक दल, सत्ता की साझेदारी, क्लास 11 में पढ़ेंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व। सरकार का काम क्या है? सरकार कहते किसे हैं? जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये सब सरकार के अंग हैं। सुख सुविधा का ध्यान, स्वास्थ्य सेवा, अन्याय से न्याय, ये सब काम करना सरकार का काम है। सरकार का काम अगर देखें तो सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध एवं नागरिक सुविधाओं का ध्यान रखना, जैसे पर्याप्त भोजन की व्यवस्था करना, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना तथा प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षा एवं सुविधा की व्याख्या करना, ये सब व्यवस्था करना सरकार का काम है। न्याय देना, दंड देना इत्यादि काम है। अतः न्यायालय भी सरकार का अंग है, यानी कोर्ट भी लोअर से अपर तक सरकार का अंग है। न्यायालय के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की उद्योग कंपनियां भी, सार्वजनिक क्षेत्र की उद्योग धंधे या कंपनियां भी सरकार के अंग हैं। जैसे भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, नवरत्न कंपनियां इत्यादि, ये सभी सरकार के अंग हैं। सरकारी कार्य की बात करें तो सरकार सभी कार्य अकेले नहीं कर सकती, अतः 3 स्तरों पर बांट देती है। सरकार के स्तर कौन कौन से हैं? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर, यानी कि 3 स्तर पे सरकार चलती है। सरकार और कानून की बात करें तो सरकार कानून बनाती है और इसे मानने के लिए बाध्य करती है। अगर कोई कानून न माने तो उसे दंड भी दे सकती है। ठीक है, यानी कि सरकार बाध्य भी करती है, और अगर बाध्य करने पर अधिकारों का हनन होता है, यानी जो भी सरकार ये करने के लिए बाध्य कर रही है उसमें अगर अधिकारों का हनन होता है तो सरकार के खिलाफ न्यायालय भी जा सकते हैं हम। ये शक्ति, कानून बनाने की शक्ति कहाँ से आती है? सरकार कैसे बनाती है कानून? तो कानून निर्माण की शक्ति जनता से होती है, यानी जनता के द्वारा ही ये शक्ति मिलती है। ठीक, जैसे सरकार के प्रकार, राजतंत्रिक सरकार, राजतंत्र भी सरकार होती है जिसमें राजा रानी अपने निर्णय के लिए सफाई नहीं देते। राजतंत्री में देखा जाए तो राजा रानी अपने निर्णय लेने के लिए सफाई नहीं देते। एक होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता होती है, मूलभूत विचार जनता के होते हैं। लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करते हैं। वर्तमान में भारत में यह कार्य लोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा करते हैं, क्योंकि करोड़ों की जनता है तो करोड़ों लोग तो नियम कानून बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। हम अपने प्रतिनिधि चुन के संसद में भेजते हैं और संसद में लोग कानून बनाते हैं। वोट डालने का अधिकार अगर देखें तो वोट का अधिकार बहुत पहले से लड़ाई चलती आ रही है, आज़ादी से पहले भी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज़ादी से पहले सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। लोगों ने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं इसके लिए। गांधी जी ने भी अपने पत्रिका में लिखा है, यंग इंडिया जो पत्रिका में 1931 में
यंग इंडिया में लिखे हैं गांधी जी कि मैं यह विचार सहन नहीं करूँगा कि जो लोग अमीर एवं शिक्षित हैं वही वोट देंगे। जिस आदमी के पास चरित्र है, मासूमियत है, मानवता है, वो वोट नहीं देगा। इस विचार को हम सहन नहीं करेंगे, इत्यादि करके लिखे हुए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं को वोट का अधिकार, जिसको सफ़रेज मूवमेंट कहते हैं, जो कि यूरोप में चला, अमेरिका में चला, तो महिलाओं ने भी अपने आंदोलन खुद लड़े, आंदोलन लड़ना पड़ा, तब जाकर मिला, यानी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार बड़ी कशमकश के माध्यम से मिला। अमेरिका में जो महिलाओं का वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, तो वहीं ब्रिटेन में 1928 में मिला। जबकि अगर भारत की बात देखें, भारत में जिस दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उसी दिन महिला और पुरुष समान रूप से वोट डालने का अधिकार प्राप्त किए। इसके बिफोर भी वोट डालने का अधिकार था, वो हम जानेंगे अभी आगे चल के। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट में, जो मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट दिया था प्रथम बार 1928 में, तो मतदान करने की, जो वोट डालने की बात थी, वो 24 साल थी उम्र, मोतीलाल नेहरू के मैनिफेस्टो में था। जब संविधान बना 26 जनवरी 1950, तो उस समय 21 वर्ष पे था, उस समय पंडित नेहरू थे। और आगे चलकर 61वां संशोधन हुआ 1988-89 में। उस संशोधन में उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, और ये प्रथम बार लागू कब हुआ? 9वीं लोकसभा के चुनाव में, जो कि नवंबर 1989 में हुआ। ठीक, तो इसको अभी आगे देखेंगे। ये बात आ गई तो यहाँ फिर खबर हो गई, आगे देखते हैं। वोट डालने का अधिकार वैधानिक अधिकार है, चुनावी अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, या कहिए तो कानूनी अधिकार है। 1919 में भारत शासन अधिनियम में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। कब दिया गया? 1919 में भारत शासन अधिनियम। 1921 में मद्रास में सबसे पहले वोट डालने का अधिकार मिला, देन मुंबई में, उसके बाद बंगाल में दिया गया। अब वोट डालने की बात होगी तो चुनाव भी होगा, चुनाव प्रक्रिया होगा। तो चुनावी राजनीति क्या होती है? जैसे हरियाणा में 1987 में हरियाणा संघर्ष समिति बनी। व्यक्ति थे चौधरी देवीलाल, पार्टी का नाम था लोकदल पार्टी। चौधरी देवीलाल ने 1987 में लोकदल पार्टी बनाए, और पार्टी ने जब चुनाव लड़ा तो 90 सीटों में से 76 सीटें मिली इनको, 60 पर स्वयं जीते, और 16 सीटों ने सहयोगियों ने भाग दिया। इस प्रकार टोटल 76 सीटें मिली उनको, जबकि कांग्रेस को महज 5 सीटें मिली। वही कांग्रेस जो पिछले 5 वर्ष से 82 से 87 तक शासन कर रही थी। और चौधरी देवीलाल जी हैं, एनसीईआरटी बताती है कि चौधरी देवीलाल 23 महीने से जनसभाएं कर रहे थे। इन्होंने न्याय युद्ध छेड़ दिया था। क्या है कारण, क्या था? देवीलाल ने न्याय युद्ध की शुरुआत की एवं लोकदल पार्टी का गठन किया। जनता से वादा किया कि छोटे व्यापारियों एवं किसानों को कर्जों को माफ़ कर देंगे, यानी जो भी छोटे किसान हैं, व्यापारी हैं, छोटे उनके कर्जा माफ़ कर दिए जाएंगे। और हरियाणा संघर्ष समिति बनाए, हरियाणा संघर्ष समिति का गठन किया, इसका नेतृत्व भी किया, जिसका
मकसद छोटे व्यापारी एवं किसानों एवं छोटे उद्योगी के लिए आवाज़ उठाना था। नोट में क्या लिखा है कि देवीलाल की पार्टी लोकदल 4 वर्ष बाद 1991 में हार जाती है, यानी कि सरकार गिर जाती है। अमूमन 5 वर्ष की सरकार होती है, तो 4 साल में ही गिर जाती है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई कि गिर गई सरकार। लोकतंत्र का मीन्स यही है, लोकतंत्र का मतलब यही है कि चाहे कितना हो नामी ग्रामी नेता हो, अगर तानाशाही का रुख धारण करेंगे तो लोग उनको उठा कर पटक देंगे। नियमित चुनाव होता है। आप जानते हैं कि हर सरकार में जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ पे नियमित चुनाव होना आवश्यक है। तो नियमित चुनाव होता है। चुनाव की ज़रूरत क्यों है? उसका नियमित चुनाव की ज़रूरत क्यों है? कानून बनाने वाले लोगों का चुनाव कर सकते हैं। सरकार बनाने वाले और बड़े फैसले करने वाले लोगों को चुन सकते हैं। सरकार एवं उसके द्वारा बनने वाले कानून को दिशा निर्देश के लिए पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि हम खुद वोट डालने के बाद इन लोगों का चुनाव करते हैं, और ये लोग जैसे पीएम हैं, सीएम हैं, बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इनके रूप में जाते हैं और नियम कानून बनाते हैं। चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है? मतलब कैसा चुनाव होगा कि हम कहेंगे लोकतांत्रिक चुनाव हुआ है? हर एक व्यक्ति को मत का अधिकार हो, सही बात है, और हर एक व्यक्ति के वोट का मूल्य समान हो, यानी कि वोट वैल्यू इक्वल हो। चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, यानी कि सत्ता पक्ष विपक्ष के पक्ष दोनों नेताओं खड़े हों, पब्लिक जिसको चाहे उसको वोट दे, जिसको चाहे उसको जिताए, ऐसा विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। लोग जिसे चाहें वास्तव में उनके ही चुनाव होना चाहिए। चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, जिसमें हम चुनाव आयोग पढ़ते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन बहुत ही पावरफुल है हमारे हिंदुस्तान में। क्या राजनीति प्रतिद्वंदिता सही है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। जब तक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं होगी तब तक अच्छे लोग चुन के आ ही नहीं सकते। अच्छे या बुरे वो तो पब्लिक पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है कि हम जैसे हैं वैसे ही नेता चुनते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही अपने लिए तानाशाह चुन लेते हैं, ऐसी एनसीईआरटी में लाइनें हैं। इसका नुकसान क्या है? पार्टी पॉलिटिक्स भी होता है, कुछ हद तक नुकसान देती है। इससे हमें बंटवारा देखने को मिलता है, जैसे जाति धर्म में बँट जाते हैं लोग, जाति में, धर्म में, क्षेत्र में, भाषा में इत्यादि के आधार पर लड़ाया जाता है। नेता लोग आते हैं अपने अपने इन सब माध्यमों से वोट बटोर ले जाते हैं। आगे है कि संविधान बनाने वाले लोग यह जानते थे कि हो सकता है कि चुनाव लड़ने वाले नेता का चरित्र अच्छा ना हो, तब भी उन्हें यानी नेता को जनता की भलाई में कार्य करना होगा। जैसे डीपीएसपी में हम पढ़ेंगे, डीपीएसपी है ही नेताओं के लिए, नहीं तो अगली बार जनता वोट नहीं देगी। इस प्रकार इस प्रणाली में जनता वास्तविकता का सामना करती है। इस प्रणाली में जनता वास्तविकता का सामना करती है, जनता भी और इनके नेता भी। कैसे? जब डीपीएसपी हम पढ़ते हैं, आई थिंक पढ़ चुके हैं, हम लोग डीपीएसपी पढ़ चुके हैं। उसमें देखिए, सरकार को ये ऑर्डर दिया जाता है कि अपने नियम कानून बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों का पालन करे। ओके, अगर हम देखें लोकसभा में सीटें हम जानते हैं 543 सीट है, 543 सीट्स हैं टोटल।
जबकि वैसे तो 552 है, लेकिन इतनी सीटें कंटिन्यू हैं। बिहार में 243, ये बिहार की अपनी क्या बोलते हैं, एमएलए की बात हो रही है। हरियाणा में 90, जनसंख्या के आधार पर होता है। मतलब ये जो डिफरेंस दिखाया गया है कि बिहार में 243 है, हरियाणा में 90 है, तो इतना गैप कैसे हो गया, तो वो पब्लिक पे डिपेंड करता है कि किसकी पॉपुलेशन कितनी है। तो जनसंख्या पे आधार पर होती है, जिससे SC ST के लिए संसद में SC ST के लिए 84 सीटें हैं, SC के लिए 84 हैं और ST के लिए 47 है। लोकसभा में बिहार की बात करें तो बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा में, यूपी में 80 सीटें हैं जो कि सबसे ज़्यादा है यूपी में, राजस्थान में 25 है, हरियाणा में 10 है, मध्य प्रदेश में 29 है, पंजाब में 13 है, उत्तराखंड में 5 है जो कि यूपी में ही था, झारखंड में 14 है, बंगाल में 42 है, महाराष्ट्र में 48 है, केरल में 20 है, कर्नाटक में 28 है, तमिलनाडु में भी ज़्यादा है। तो ये ऐसे डिफरेंस, ये जो देख रहे हैं नंबर ऑफ डिफरेंस, तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जितनी पब्लिक है, जितनी जनसंख्या है, उसी आधार पर नेता होता है। अमूमन 10 लाख पे एक सीट होती है, आप जानते हैं। ओके, थोड़ा आगे देखते हैं। मतदान सूची, वोटर लिस्ट क्या होती है। मतदान सूची में देखें तो वोटर लिस्ट में जो कि बाय इलेक्शन कमीशन, वोटर लिस्ट कौन बनाता है, इलेक्शन कमीशन बनाता है, और प्रत्येक वर्ष मतदाता सूची को रिन्यू किया जाता है, क्योंकि कुछ लोग गुजर गए, कुछ क्षेत्र से बाहर चले गए, नए लोग शामिल होते हैं। भाई हर साल लोग 18 वर्ष को क्रॉस कर लेते हैं, जैसे 18 वर्ष पार करते हैं तो 18 वर्ष के बाद मत देने का अधिकार है। तो वोटर लिस्ट, इस सूची में योग्य मतदाताओं को रखना होता है। योग्य मतदाता अभी देखेंगे क्या है। हमारे देश में 18 वर्ष से ज़्यादा वोटिंग करते हैं और बगैर भेदभाव के वोटिंग करते हैं, ठीक है। तो किन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है और किन को नहीं। कोई अगर व्यक्ति अपराधी है या मानसिक संतुलन खो दिया है तो ऐसे व्यक्ति को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। या तो अपराधी हैं या मानसिक संतुलन खो दिए तो वोट नहीं दे सकते। प्रथम बार 1928 में, अभी हम देखें कि पंडित नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू, मतदान की जब बात आई तो 24 साल के लोग मतदान कर रहे थे 1928 में, जबकि इक्वालिटी नहीं थी, उसमें पढ़े लिखे शिक्षित लोग की बात थी। और जब संविधान लागू हुआ तो 21 वर्ष की बात हुई कि 21 वर्ष वाले व्यक्ति मत दे सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, सभी की बात थी इसमें, ऑल। और 61वां संविधान संशोधन 1988-89 में हुआ तो उसमें संशोधन ये हुआ कि 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। और इसका यूज़ पहली बार प्रयोग हुआ 9वीं लोकसभा के चुनाव में, नवंबर 1989 में, 9वीं लोकसभा। ओके, तो वोटर लिस्ट प्रत्येक वर्ष सुधार होता है, जैसे कि कोई डेथ हो गया, क्षेत्र से बाहर चले गए छोड़कर, नए लोग शामिल हो गए, इत्यादि की बात होती है। यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं लोकतंत्र में जनता के पास विकल्प होना चाहिए और यह तभी संभव है जब चुनाव लड़ने में कोई बंदिश ना हो, यानी कि हर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सके। मतदाता भी उम्मीदवार हो सकता है। जब मान लीजिए मैं वोट देता हूँ तो मैं भी प्रतिनिधि बन सकता हूँ, मैं भी चुनाव में लड़ सकता हूँ। वोट डालने की उम्र कितनी है, 18 साल। और उम्मीदवार की उम्र की बात करें तो ग्राम पंचायत में 21 साल होती है और MLA और MP बनने के लिए 25 साल होता है, और जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो 30 साल पे होते हैं, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल 35 वर्ष की उम्र में होते हैं। तो ये कुछ एज है, 21 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, ठीक है, और 18 साल भी, ये सारे एज डिफरेंस है। चुनाव लड़ने के लिए अगर उम्मीदवार को बात करें कि कौन चुनाव लड़ सकते हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना होता है, नामांकन घोषणा पत्र होता है, एवं जमानत राशि जमा करनी होती है। मतलब पात्रता निर्धारित करते हैं कि जो चुनाव लड़ेंगे वो इतनी जमानत राशि देंगे।
और जो कोई व्यक्ति 1/6 वोट नहीं पाते हैं तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। घोषणा पत्र की बात करें तो ये क्या घोषणा करते हैं, क्या शपथ लेते हैं? उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले वो सब बताते हैं अपने घोषणा पत्र में कि जो उम्मीदवार व्यक्ति लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है उसके खिलाफ आपराधिक मामले क्या क्या हैं, उसकी संपत्ति का ब्यौरा उम्मीदवार का प्लस उसके परिवार का, और ये भी शामिल हो जाता है कि उसकी देनदारियाँ कितनी हैं, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता भी ये सब पत्रिका में बताया जाता है। घोषणा पत्र में लिखे उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो एनसीईआरटी बताता है कि सभी प्रकार के कार्यों में शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत नहीं होती। एनसीईआरटी ये कहता है कि हर किसी काम को करने के लिए शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए किसी को क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए वगैरह वगैरह करिकुलम में भाग लेने के लिए क्या एजुकेशन ज़रूरी है? नहीं। तो इसीलिए कहता है एनसीईआरटी कि सभी प्रकार के कार्यों में शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत नहीं होती। विधायक या सांसद के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या को समझे। अगर वो लोगों की समस्या को समझता है तो पढ़ा लिखा ज़रूरी हो ना हो अलग बात है। शैक्षणिक योग्यता ज़रूरी है या नहीं यह फैसला लोगों को करना चाहिए, ना कि किसी नियम कानून को करना चाहिए। एनसीईआरटी खुद लिखता है, जैसे कि वहाँ पे हमने एनसीईआरटी में क्लास 12th की बुक में पढ़ा था के कामराज के बारे में। के कामराज जो कांग्रेस के सदस्य भी रहे और तमिलनाडु के सीएम थे। वही के कामराज तमिलनाडु के सीएम थे जो कि मिड डे मील की शुरुआत किए थे। वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, जबकि शिक्षा के लिए देखिए उन्होंने कितना अच्छा काम किया। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में योगदान था उनका। मिड डे मील की योजना चलाई ताकि बच्चों की अटेंडेंस बढ़े, बच्चे कंटिन्यू आए विद्यालय में। तो ये फैसला लोग खुद करें कि हमारा नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किसको चुने किसको ना चुने। देन आगे क्या हुआ, चुनाव अभियान की अगर बात करें, एक ये बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। ये बुक किसने लिखा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चुनाव अभियान की बात करें तो आमतौर पर 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। जब चुनाव चल रहा था, चुनाव अभियान, तो 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। जैसे उदाहरण में देखें, इंदिरा गांधी 1971 में नारा दिया गरीबी हटाओ। लोकसभा चुनाव अभियान चल रहा था तो उसमें नारा क्या दिया? गरीबी हटाओ। 1977 की बात करें तो 1977 में जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया, क्योंकि 75 में इमरजेंसी लगा था इंदिरा जी के माध्यम से। तो उस समय काफ़ी जानते ही हैं सब कुछ, इमरजेंसी में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। तो जब 77 का चुनाव आया तो जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया। 1977 में विधानसभा चुनाव की बात हुई तो वामपंथियों ने जमीन जोतने वाले का नारा दिया कि जो किसान जिस ज़मीन पे जोत रहे हैं, जो फसल उगा रहे हैं, उस ज़मीन जोतने वाले का ही ज़मीन होगा। 1983 में आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसमें चुनाव में नारा जो था, नारा स्वाभिमान का नारा था। इसके जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था रामा राव, बड़े नेता थे TN रामा राव। तो ये कुछ नारा है, आप लोग देख लीजिएगा। 1971 में गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, 77 में जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र बचाओ, 77 में ही विधानसभा चुनाव में वामपंथियों ने जमीन जोतने वाले का नारा दिया, और 1983 में आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी ने स्वाभिमान का नारा दिया। इसके प्रमुख नेता थे NT रामाराव। अगला टॉपिक है कि उम्मीदवार राजनीतिक दल ये कार्य नहीं कर सकते। जो उम्मीदवार है, जो राजनीतिक दल हैं, वैसे राजनीतिक दल बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। जो उम्मीदवार है वो क्या कार्य नहीं कर सकता उसके बारे में।
वो मतदाता को धमकी, घूस या प्रलोभन नहीं दे सकते। धमकी नहीं दे सकते, घूस नहीं दे सकते, प्रलोभन नहीं दे सकते, लालच नहीं दे सकते। धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, जबकि आजकल जानते हैं खूब होता है। चुनाव प्रचार में सरकारी संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही सरकारी संसाधन का इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने किया था, जिसमें नारायण दास ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया। अभी उसको आगे देखेंगे। तो चुनाव प्रचार में सरकारी संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, मतदाता को धमकी नहीं दे सकते, घूस नहीं दे सकते, लालच नहीं दे सकते। आचार संहिता स्वीकार करना पड़ता है सभी नेता को, सभी उम्मीदवार को। आचार संहिता जिससे लागू होता है, तो चुनाव आयोग लागू करता है आचार संहिता, सभी को फॉलो करना होता है। नियमों से निष्पक्षता आती है। जब नियम कानून सही रहते हैं तो उससे निष्पक्षता आती है। यहाँ पे लिखा पीएम सीएम सरकारी गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं दोनों, यानी कि पीएम और सीएम ये अपवाद है कि जो प्रधानमंत्री है और जो मुख्यमंत्री है वो लोग सरकारी गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ सरकारी गाड़ी की बात है और नहीं, और कुछ नहीं। चुनाव प्रसार प्रचार की बात करते हैं तो किसी धर्म स्थल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अभी देखें पीछे राम मंदिर का मामला था। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारी का इस्तेमाल नहीं होगा। सत्ता पक्ष जो नेता है कोई बड़ा फैसला नहीं लेगा जब ये आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता के समय कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा कि हम लोगों के लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। क्या भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है या नहीं? क्या भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है या नहीं, इसका जवाब देखते हैं। असली नाम गायब और फर्जी नाम डाल देते हैं वोटर लिस्ट में। शासक दल के द्वारा सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग, जिससे इंदिरा गांधी ने किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस हो गया और इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री के पद पे उनका चुनाव रद्द कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। जब एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो क्या मज़ेदार कहानी है। कहानी ये है कि जब इंदिरा गांधी वहाँ पे उपस्थित हो रही थी तो जज साहब ने बोला कि इंदिरा गांधी के आते समय जब एंटर करेंगी तो कोई खड़ा नहीं होगा उनके सम्मान में, क्योंकि वो उस पद के बल पे नहीं आ रही हैं, वो एक नॉर्मल आम व्यक्ति के तौर पे आ रही हैं। उनके ऊपर केस है, तो हाई कोर्ट की पावर तो बहुत होती है, जानते हैं आप लोग। अमीर उम्मीदवार या बड़े दल के नेता ज़्यादा धन का खर्च नहीं करेंगे। वैसे तो ये करते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि क्या भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है या नहीं, उसके ये सारे सवाल हैं। इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना है। फर्जी मतदान, डरा धमका कर वोट लेना, बूथ को कैप्चरिंग कर लेना इत्यादि, ये सब केस देखे जाते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो क्या हम उसको लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे? ऑब्वियस नॉट। आगे देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास स्वतंत्र चुनाव आयोग है, बहुत ही पावरफुल चुनाव आयोग है। मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार, मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, वैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। एक अधिनियम के अंतर्गत जो कि 1951 का अधिनियम बना था, उसके अंतर्गत ये नियम बनाया गया। दुनिया में जितना पावरफुल चुनाव आयोग हिंदुस्तान का है, उतना पावरफुल किसी भी देश में नहीं है चुनाव आयोग। तो ये इतना पावरफुल है तो क्या क्या करता है? ये पावरफुल है, तो शक्तिशाली है, ताकतवर है। इसके पास न्यायपालिका जैसी स्वतंत्रता है। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और 6 साल के लिए करता है और 65 साल तक के लिए, दोनों में से जो उम्र पहले हो जाए। नियुक्ति हो जाने के बाद, यानी कि चुनाव आयोग का
आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर नियुक्त हो गया, नियुक्ति होने के बाद आयुक्त राष्ट्रपति एवं सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं होता। अगर एक बार नियुक्त हो गया आयुक्त तो राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं होता, फिर वो स्वतंत्र है, अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। इसको हटा पाना लगभग असंभव होता है क्योंकि इसकी प्रोसेस बहुत ही कठिन है। ओके, ये क्या है? जो प्रमुख आयुक्त होते हैं चुनाव आयोग के, सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे पावरफुल होते हैं। संसद में इनका बहुत ही दबदबा होता है और इनके 2 अन्य आयुक्त भी होते हैं, कार्यपालिका राष्ट्रपति। जो कार्यपालिका राष्ट्रपति का मतलब, चूँकि ये पावरफुल हैं तो राष्ट्रपति के ही अंडर में काम करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का जो काम था कि राष्ट्रपति अपने अधिकारियों के माध्यम से सारा काम काज करेंगे, तो इसमें ये भी एक अधिकारी है। आइए देखते हैं थोड़ा और डिटेल में। भारत में चुनाव आयोग के अधिकार। अभी चुनाव आयोग नहीं पढ़ रहे हैं, जब चुनाव आयोग पढ़ेंगे तो हम अलग पढ़ेंगे, तो उसमें आर्टिकल वगैरह भाग पढ़ा जाएगा। अभी हम इसके प्रोसेस पढ़ रहे हैं। भारत में चुनाव आयोग के अधिकार देखें, भाग 15 में वैसे मेंशन है और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे आगे चलकर। अधिसूचना जारी करने से लेकर हर पहलू पर निर्वाचन आयोग फैसला लेता है। आदर्श आचार संहिता लागू करता है और अगर कोई मानने से इनकार करे तो उसे दंड भी दे देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को प्रशासन से जुड़े निर्देश दे सकता है। जो भी सरकार चल रही है कंटिन्यू में, निर्वाचन आयोग उसको निर्देश दे सकता है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी केंद्र का हो या राज्य का हो, निर्वाचन आयोग के अधीन होते हैं। अगर कोई अधिकारी गड़बड़ लग रहा है तो उसका ये ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, तबादला भी कर सकते हैं, इवन उसको छुट्टी पर भी भेज सकते हैं कि ये अधिकारी गड़बड़ लग रहा है, इसको छुट्टी भेजो जब तक चुनाव होगा। चुनाव में लोगों की भागीदारी क्या क्या होती है उसको देखते हैं। तो चुनाव में लोगों की जो भागीदारी है, चुनाव में कितने प्रतिशत वो योग्य मतदाता ने भाग लिया। यूरोप और अमेरिका का मत प्रतिशत पिछले 50 वर्षों में कम हुआ है, यानी कि यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में मत प्रतिशत यानी वोट डालने का परसेंटेज पिछले 50 वर्षों में कम हुआ है, जबकि भारत में बढ़ा है या स्थिर रहा है। भारत में गरीब ज़्यादा लोग वोट देते हैं, जो कि निरक्षर एवं कमज़ोर लोग हैं, वो अमीर की तुलना में ज़्यादा मतदान करते हैं। भारत की बात है। जबकि अमेरिका में देखा जाए तो ठीक उल्टा होता है। जबकि अमेरिका में जो गरीब हैं वो कम मतदान करते हैं, जैसे अफ्रीकी मूल के लोग या काले लोग कह सकते हैं, वो श्वेत लोगों की तुलना में कम मतदान करते हैं। यानी कि जो श्वेत लोग हैं, अमेरिकी वासी लोग हैं, यानी अमीर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज़्यादा करते हैं और गरीब लोग कम करते हैं। जबकि इंडिया में अमीर लोग कम वोट डालते हैं और गरीब लोग ज़्यादा डालते हैं। भारत में कमज़ोर लोग ज़्यादा मतदान करते हैं ताकि सरकार पर दबाव डाल सके, ताकि नीतियाँ कानून इनके फ़ायदे में हो। समझ रहे हैं? चुनाव नतीजों को स्वीकार करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सत्ता दल हो या विपक्ष दल हो, जो भी नतीजे आते हैं उसको स्वीकार करना होता है। भारत में अभी जैसे मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे थे ना, और सब गड़बड़ हो गया। दोनों साइड में बैसाखी लगा रखे हैं। उधर तमिलनाडु से साउथ से कौन, आई थिंक तमिलनाडु में है या कर्नाटका के हैं, कर्नाटका के, और इधर बिहार से सपोर्ट लगे हैं तब जाके सरकार बनी है। और वहीं जहाँ पे राहुल गांधी को
पिछले में विपक्ष के नेता के रूप में भी शायद जो 52 सीटें होती है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था। और इस बार देखिए तो सत्ता और विपक्ष दोनों ही जो भी नतीजे आते हैं उसको स्वीकार करना पड़ता है। भारत में अक्सर शासक दल हार जाता है, अक्सर जो सत्ता दल है वो हार जाता है। अमेरिका में शासक दल शायद ही कभी चुनाव हारता है। पैसा वाला उम्मीदवार भी चुनाव हार जाता है। पार्टी अपने हार को स्वीकार करती है जनादेश समझकर कि पब्लिक की जो डिमांड थी, पब्लिक की जो चाहत थी उसको स्वीकार किया जाए। अब चाहे जैसे भी मुंह बना के करें या जैसे भी करें, स्वीकार तो करना होता है। सांसदों की योग्यता अयोग्यता संबंधी निर्णय इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी सांसद हैं उसकी अयोग्यता निरर्हता संबंधी निर्णय इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति ही करता है निर्णय योग्यता अयोग्यता पर, लेकिन सिफारिश किसकी रहेगी? इलेक्शन कमीशन की। चुनावी विवाद न्यायालय में हो गया, अगर चुनाव में कोई विवाद होगा तो उसका न्यायालय में होगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो कि 324 में मेंशन है, चीफ इलेक्शन कमीशन, संसद, राज्य विधानमंडल, क्या 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 लिख रहे हैं? संसद और राज्य विधानमंडल का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, ये चीफ इलेक्शन कमीशन करता है। ओके। अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है और राज्यपाल जारी करता है, यानी कि अगर राज्य में चुनाव चल रहा है उसकी अधिसूचना राज्यपाल देगा और केंद्र की बात हो रही है तो उसकी अधिसूचना राष्ट्रपति देंगे। तिथि और समय इलेक्शन कमीशन तय करेगा। इलेक्शन कमीशन विधानमंडलों के चुनाव की उचित प्रावधान नहीं करता है, उचित प्रावधान नहीं करता। इलेक्शन कमीशन विधानमंडलों के चुनाव का उचित प्रावधान नहीं करता। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? देयर इज सम सस्पिशन, बाद में देखते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ क्या क्या हैं उसको देखते हैं। ज़्यादा पैसा वाला उम्मीदवार पार्टी गलत तरीके से चुनाव जीत जाता है। ओके, ये गलत तरीके से जीत जाना। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग चुनाव जीत जाते हैं। कुछ पार्टी अपने रिश्तेदारों को टिकट दे देती है। जनता के पास विकल्प नहीं होता क्योंकि दोनों दल, पक्ष या विपक्ष, का व्यवहार समान ही होता है। चोर चोर मौसेरे भाई, पार्टी तो पार्टी है। बड़ी पार्टी की तुलना में छोटे या निर्दलीय उम्मीदवार को कई परेशानियाँ उठानी पड़ती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए अब नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10th का है, राजनीतिक दल। और उसी क्लास 10th में सत्ता की साझेदारी भी है। और क्लास 11 में चुनाव प्रतिनिधित्व, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तीनों को समराइज़ करके पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग पढ़ने से अच्छा है एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। चूँकि है अलग अलग क्लास में, अभी हम छठी क्लास में पढ़े हैं, फिर 9th क्लास का पढ़े हैं, अब 10th क्लास का पढ़ने जा रहे हैं। फिर 10th क्लास के 2 चैप्टर ख़त्म करेंगे, फिर 11वीं का क्लास का चैप्टर करेंगे, ठीक है। राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों होती है? अर्थ, राजनीतिक दल का मतलब क्या है? राजनीतिक दल एक ऐसा संगठित समूह है, संगठन है जो चुनाव लड़ता है और जिसका लक्ष्य राजनीति सत्ता पाना होता है। इस प्रकार किसी भी राजनीतिक दल के 3 हिस्से होते हैं। नेता होता है, सक्रिय सदस्य होते हैं और अनुयायी या समर्थक होते हैं। तो राजनीतिक दल का मतलब होता है सत्ता पाना, ठीक है। जबकि वहीं अगर जनमत की बात करेंगे या दल समूह की बात करेंगे तो जो दल समूह होता है उसका सत्ता पाना मुख्य काम नहीं होता है, लेकिन जो राजनीतिक दल है उसको सत्ता पाना ही काम होता है। राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है?
राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है। अमेरिका में उम्मीदवार का चुनाव समर्थक एवं सदस्य करते हैं, जबकि भारत में ये फैसला पार्टी का होता है। सोचिए, भारत में चुनाव लड़ना पार्टी का काम होता है, जबकि अमेरिका में उम्मीदवार का चुनाव समर्थक और सदस्य करते हैं। अलग अलग नीति एवं कार्यों को जनता के सामने रखते हैं। देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सत्ता दल ही तो कानून बनाते हैं। दल सरकार बनाते हैं एवं चलाते हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। चुनाव हारने वाली पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाती है। तो विपक्ष की भूमिका अदा करती है कौन? चुनाव हारने वाली पार्टी। और जनमत निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, जनमत निर्माण कि भाई विपक्ष वाली पार्टी क्या करती है? सरकार अगर उल्टा सीधा करती है तो उसके ऊपर प्रकाश डालती है। दल सरकार द्वारा चलाए गए, दल सरकार मतलब राजनीतिक दल सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। कल्याणकारी, जो भी कल्याणकारी कार्य हैं, जो कि हमको डीपीएसपी पढ़ेंगे, डीपीएसपी हम पढ़ चुके हैं। जो कल्याणकारी राज्य होते हैं वो जनता तक पहुंचाती है, राजनीतिक दल सरकार चलाती है। इसी के माध्यम से तो अगले चुनाव के लिए तैयारी करती है कि हमने पब्लिक के लिए ये किया, गिनवाते हैं हमने क्या क्या किया। तो राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों होती है? ठीक है, राजनीतिक दल इसके आगे कल करेंगे क्योंकि टॉपिक नया हो रहा है। सत्ता की साझेदारी आ जाएगा, इसके बाद राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल और फिर कुछ पार्टियां आ जाएंगी। तो ऐसा करते हैं, ये टॉपिक नया है। राजनीतिक दल की ज़रूरत क्या है, इसके कितने % वोट पे क्या क्या चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा में कितना वोट होना चाहिए, राज्यसभा में कितना होना चाहिए, अपनी पार्टीज़ वगैरह क्या हैं, बहुजन पार्टी क्या है, जनता पार्टी क्या है, कांग्रेस क्या है, ये नया टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में करेंगे कवर। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।